अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है एंड वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मलेरिया का आलमी दिन मनाया गया है, तो आज का टॉपिक उसी मुनासबत से मलेरिया है। मलेरिया की बात करें तो एक सीरियस डिजीज़ है जो स्प्रेड होती है फीमेल मॉस्किटो की बाइट से, एनोफिलिस की, और इसके पैरासाइट जब ब्लड में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देते हैं। और अगर मलेरिया का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है, जिसमें झटके पड़ना, दिमाग के तरफ बुखार जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना, ऑर्गन फेलियर और अल्टीमेटली डेथ। अगर हम एक डेटा की बात करें तो 2022 का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसमें 247 मिलियन लोग पूरी दुनिया में मलेरिया का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6,19,000 डेथ्स हुई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 1.6 मिलियन लोग 2022 में मलेरिया का शिकार हुए हैं। और इसकी ये जो अगर इसकी शरह देखें तो फ्लड के बाद से, यानी जून के बाद से ये इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी के जो स्टैग्नेंट वाटर है उसके ज़खायर में इजाफा हुआ है। मलेरिया यूजली जो है एक मोस्ट वल्नरेबल डिजीज़ है हमारी सोसाइटी की। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर 5 इयर्स डेथ की बात करें तो बच्चों में अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ ये तीसरा बड़ा कॉज है नमूनिया और डायरिया के बाद डेथ्स का। हम बात करते हैं कि मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता कहाँ है। मलेरिया सबसे ज़्यादा अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में भी या कैरेबियन में भी इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। 90% मलेरिया डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हुई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं। मलेरिया बेसिकली होता कैसे है? जब मॉस्किटो बाइट होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, वो बाइट करती है इंसान हम लोगों को, तो उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पैरासाइट छोड़ देती है और वो पैरासाइट जो है वो ग्रेजुअली ह्यूमन को इन्फेक्ट करते रहते हैं और जब एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब मलेरिया की टाइप से बात की जाए तो हम देखें तो इसके मलेरिया के जरासीम की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। अच्छा, एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कोवेस्की। ये बेसिकली ये नेचुरली ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये जूनोटिक होती है, यानी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट होती है। मींस उस मच्छर ने जो है जब एनिमल को काटा और उसके बाद जब ह्यूमन तक जाएगा तो ये टाइप जो है ये ट्रांसफ़र करेगी मलेरिया। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और वाइवेक्स है और ये सबसे ज़्यादा थ्रेट करते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स की मलेरिया की बात की जाए तो इनिशियली फीवर विद स्वेटिंग होगी, चिल्स होगा, हेडेक, फटीग, चेस्ट पेन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। अगर ये वर्स हो जाएगा तो ये जॉन्डिस करा सकता है, खून की कमी करा सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं और इसके साथ साथ इसके केसेस अगर देखें सिवियरिटी की तरफ जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सेरेब्रल मलेरिया होता है जो दिमाग पे असर करता है, उसके अलावा उसमें कॉन्शियसनेस ख़राब हो जाती है, झटके पड़ते हैं, कोमा में मरीज चला जाता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। अनीमिया जो होता है खून की कमी, वो पैरासाइट जो होता है जब हमारे हिमोलिसिस होता है इसकी वजह से, यानी रेड सेल टूटते हैं तो अनीमिया कराता है। यूरिन में खून आ सकता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, मीन्स सांस लेने में दुश्वार हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। कोगुलेशन प्रोफाइल यानी उसका खून जमने की जो सकत होती है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जब पेशेंट शॉक में जाता है मलेरिया की वजह से तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। किडनी डैमेज हो सकती है उसकी। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी जिस्म में तेजाबियत जो होती है हमारी, एक तो मैदे की तेजाबियत होती है, इसी तरह जिस्म की हमारे खून की तेजाबियत हो सकती है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर हम और दूसरी मैनिफेस्टेशन की मलेरिया की बात करें तो इसके अलावा ये अदर मैनिफेस्टेशन में न्यूरोलॉजिकल जो हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा फैल्सिपेरम जो होता है ब्लैक वाटर फीवर करा देता है। ये प्रेगनेंसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। इसके साथ साथ स्प्लीनोमेगेली यानी तिल्ली का बढ़ जाना हो सकता है, जिगर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिगर फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मलेरिया की सिवियरिटी के जब मलेरिया जाता है तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जा सके तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मलेरिया के सिम्टम्स कब होते हैं इन्फेक्ट करने के बाद। ऐसा नहीं होता कि मलेरिया के मॉस्किटो ने काटा, उसने पैरासाइट इंजेक्ट किया और पेशेंट को फौरन सिम्टम्स आने लगे। अबाउट इसमें 10 डेज भी लग सकते हैं। इसका जो पीरियड होता है यूजुअली वो होता है 10 डेज टू 1 मंथ, लेकिन आइडियली इसमें 10 डेज के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं अगर मलेरिया से इन्फेक्ट हुआ है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ पे गौर करना कि मलेरिया जो होता है अगर बर वक्त इसका डायग्नोज हो तो इजीली ट्रीट हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं होती। और अगर ये जितना लिंगर ऑन होगा उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम करेगा। इसकी डायग्नोसिस में सबसे ज़रूरी हिस्ट्री, सिम्टम्स हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री, अगर ट्रैवलर किसी पेशेंट ने ऐसी जगहों पर ट्रैवल किया है जहाँ पे मलेरिया कॉमन है तो उसको ज़्यादा चांसेस है मलेरिया से इन्फेक्ट होने के लिए।
जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके हिस्ट्री का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में। फीवर विद चिल्स, ये सारी चीज़ें, यूरिन का डार्क आना, और हम उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा फिर लैब टेस्ट जो होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं, जिसमें CBC, मलेरिया पैरासाइट जो होता है, पैरासाइटिक काउंट, इन चीज़ों से मिलके डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। और फिर अगर नीड होती है तो फिर अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है, और अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, अल्लाह ना करे, तो उस हिसाब से फिर उसके डॉक्टर टेस्ट कराता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने डॉक्टर से बर वक्त उसका तशखीस हो और प्रॉपर इलाज हो। मलेरिया को ट्रीट कैसे किया जाता है? मलेरिया की बहुत सी दवाएं हैं जैसे ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती हैं, और इसमें सपोर्टिव केयर भी दी जाती है साथ साथ। इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, जिसमें आर्टेमिसन हो गई, क्लोरोक्विन हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, मेफ्लोक्विन हो गई, क्यूनिन हो गई, प्रेमाक्विन हो गई। अगर किसी को मलेरिया एक बार हो गया है तो उसे दोबारा भी हो सकता है। क्यों? रिलैप्स होते हैं केसेस के। अगर मलेरिया के जो हिप्नोसॉइड्स होते हैं वो हमारे अंदर मौजूद रहे, जो उसके आम लफ्ज़ों में कहूँ कि उसके जो पैरासाइट के अंडे होते हैं, अगर जिस्म में मौजूद हैं, तो वो 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा रिलैप्स हो सकते हैं। तो अगर इस किस्म का किसी का केस से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को अगर 3 दिन के लिए आर्टेमिटर से ट्रीट किया गया है, आर्टेम टैबलेट से, तो उसके बाद उसे प्रेमाक्विन की डोज दी जाए 15 दिन तक, ताकि उसके जिस्म से जो मलेरिया के अंडे हैं वो ख़त्म हो सकें और उसका प्रॉपर इलाज हो सके और रिलैप्स से बच सके। मलेरिया की जो मेडिसिन होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन है, यानी मतलाहट, हेडेक, लाइट सेंसिटिविटी, इंसोम्निया, नींद का ना आना, विजन प्रॉब्लम, इसके साथ साथ टेनाइटिस यानी कानों में जो है घंटियां सुनाई देना, और खून की कमी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई पेशेंट को मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसे साइड इफ़ेक्ट बताए जाएँ, ताकि वो बाद में परेशान ना हो कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। तो अगर आप पहले से गाइड कर देंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन और परेशानी से बच जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कैन आई प्रिवेंट मलेरिया, यानी मलेरिया से बचा जा सकता है? बिल्कुल मलेरिया से बचा जा सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह जाने का प्लान कर रहे हैं जहाँ मलेरिया एंडेमिक है, कॉमन है मलेरिया, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें पहले। वो आपको कोर्स देगा मलेरिया की टैबलेट्स का, जो 7 दिन पहले जाने से खानी होगी और 7 दिन बाद तक खानी होगी, ताकि मलेरिया में वहाँ से बचा जा सके। इसके अलावा प्रिकॉशन यूज़ करें मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए, जिसमें मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाइड करें, नेट्स लगाएं। इसके अलावा रात को पूरे कपड़े पहने, बच्चों को हाफ आस्तीन ना पहनाएं जब मलेरिया का सीज़न चल रहा हो या बारिशों का सीज़न चल रहा हो, और जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर है उसे क्लीन करें, ताकि ये चीज़ इससे बचा जा सके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल मलेरिया की एक वैक्सीन अवेलेबल है जो टेस्ट हुई है घाना, कीनिया और मलावाई में, ठीक है। वहाँ पे लोगों पे ये टेस्ट हुई है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और अदर प्रोग्राम्स भी इसके वर्क हो रहे हैं मलेरिया की वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि ये पूरी दुनिया में इस मर्ज से बचा जा सके और आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पूरी दुनिया में। मलेरिया का आउटलुक क्या है डिजीज़ का? देखें, अगर मलेरिया इजीली डायग्नोज हो जाता है इनिशियली, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है और मरीज़ आराम से सेहतयाबी की तरफ जा सकता है। और अगर अल्लाह ना करे मलेरिया डिले हो डायग्नोसिस में, या पेशेंट पैनाडोल लेता रहे, तो वो लिवर को इफेक्ट कर देगी और अल्टीमेटली पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर या सेरेब्रल मलेरिया की तरफ चला जाएगा, जो कि एक डेथ की तरफ, जिसमें रेट ज़्यादा है, फर्टिलिटी जिसकी ज़्यादा है, और वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा, जिससे हमने बात की कि ARDS, सेरेब्रल मलेरिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या किडनी इंजरी की तरफ वो जा सकता है। तो बर वक्त डायग्नोसिस जो है वो बहुत अहम है, ताकि प्रॉपर इलाज हो सके। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का मकसद यह है कि हम इस डे की मुनासबत से आगाही फराम करें लोगों में, कि अगर कहीं पानी जमा हुआ है तो उसे क्लीन करवाएं, मच्छरों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं मच्छरों से, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, नेट्स लगाएं मच्छरों। कहीं ऐसी जगह जाना है तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि जहाँ पे मलेरिया कॉमन है, तो अगर ऐसी जगह जाना है तो अपने डॉक्टर से विजिट करके जाएं, ताकि वो दवा दे प्रॉपर, और अपने साथ मलेरिया की टैबलेट्स रख के जाएँ। इसके अलावा लोगों में शऊर बेदार करें कि अगर किसी में ये सिम्टम्स हैं तो उसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, खुद से दवाएं ना दी जाएं, ताकि वो पता चले लिंगर ऑन होता रहे और अल्टीमेटली वो मरीज़ कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाके फिर हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो, तो उसकी फिर डेथ रेट्स और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हमारे आसपास या हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और मलेरिया के सिम्टम्स घर में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको उसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि मलेरिया प्रेगनेंसी में हाईली फेटल होता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, ताकि बर वक्त तशख़ीस और इलाज हो सके और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।